अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 में हमने आलेख यानी कि ताअद्दुदी मालूमात, तरसीम, इसके बारे में जानकारी हासिल की। अब हम जानेंगे कि जब हम तरसीम बनाते यानी कि कोई भी मालूमात को मासियात में तीन तरह से हम पेश कर सकते हैं। तो मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था कि ज़बान के ज़रिए, ताअद्दुद के ज़रिए और तरसीम के ज़रिए। लेकिन जब हम मासियात की मालूमात को मासियात में पेश करते हैं तो उसके अंदर मैंने बताया था कि बहुत सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि ताअद्दुदी जब मालूमात जब हमारे पास हासिल होती है तो उसको हम तस्वीर या तस्वीर के ज़रिए पेश करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए ये हमको पता होना चाहिए। तो अददी मालूमात की तस्वीर और तरसीम बनाते वक्त ध्यान में रखने वाली वो बातें कौन सी है, तो वो 3 बातें हैं। एक तो काबिल एतमाद के ज़रिए, दूसरा आज़ाद मुतगय्यर और गैर मुतगय्यर, तीसरा है स्केल नाप की पसंदगी करना। जब हम कोई भी तस्वीर बनाएंगे तो हमें ये 3 बातों को ध्यान में रखकर ही तस्वीर या तरसीम बनाएंगे तो ही हमारी तस्वीर या तरसीम सही बन सकती है। तो मासियात में इस मालूमात को आसानी से फ़र्द को समझाने के लिए उसकी इस तरह पेशकश करनी हो तो तस्वीर और तस्वीर बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ताअद्दुदी मालूमात को जब भी हम तस्वीर और तरसीम में पेश करते हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए जो मासियात में हम सामने वाले इंसान को, आम इंसान को हम समझाए तो उसको पूरी तरह समझ में आ जाए, नतीजन हमारा मकसद कामयाब होता है। तो देखिए कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिसको हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, काबिल एतमाद के ज़रिए। तो काबिल एतमाद के ज़रिए यानी कि जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो जो मालूमात हासिल करनी है, जिस जगह से उसे हासिल करते हम उसे क्या कहेंगे, हासिले मकाम कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, हासिले मकाम कहेंगे। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गलत मालूमात हमको हासिल होती है, जो ऐसी गलत मालूमात से तस्वीर और हम जो तस्वीर बनाते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी गलत साबित होती है। इसका मतलब हम जो भी बना रहे हैं, जो सामने वाले को समझा रहे, वो अब तमाम के तमाम हमारा कैसा जाएगा, गलत जाएगा। इसलिए जो भी मालूमात हो उसे सही हासिल मकाम से ही लेनी चाहिए। ऐसा होता है कि जितने मासी उसूल और वजह हासिल मकाम से हासिल किए वो कैसे होने चाहिए, वो भरोसेमंद है, क्या उसको सभी मंजूर करेंगे, ऐसे होने चाहिए तो ही वो मालूमात भरोसेमंद है या नहीं है तो साबित होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि भारत में और दुनिया में ऐसी बहुत सी तंजीमें जो भरोसेमंद यानी कि जिसके ऊपर हम एतमाद कर सकते हैं, ऐसी बहुत सी ताअद्दुदी मालूमात फराहम करती है। मसलन भारत की अगर कौमी आमदनी हमको जाननी है तो उसको अददों में हमको जानना है तो उसके लिए एक संस्था है, तंजीम है, राष्ट्रीय सर्वे, जिसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर NSSO, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तंजीम भारत मुल्क की कौमी आमदनी की हालत की वजह और अदद में पेश करती है। यानी कि उसके जो भी वजूहात है, उसके जो भी है वो हमको काय में देगी, अददों में देगी, जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। दूसरी संस्था हमारी है ISI, इसके अलावा RBI यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तमाम जो तंजीमें हैं जो भारत से लगने वाली बहुत सी मालूमात की हमको जो पेशकश करती है वो भी अददों में करती है। तो हमको ऐसे मकाम से, ऐसे भरोसेमंद तंजीमों से जब मालूमात हासिल फराहम करते हैं तो जब हम कोई भी ये भरोसेमंद तंजीमों से हम जब भी मालूमात हासिल करेंगे तो उसकी तस्वीर और जो हम तरसीम बनाएंगे वो कैसी जाएगी, सही जाएगी। इसीलिए हमें जब भी कोई तरसीम या तस्वीर बनानी हो तो हम ऐसी भरोसेमंद तंजीमों से मालूमात फराहम कर सकते हैं और हम तस्वीर बना सकते हैं। अब इसके बाद हैगा आज़ाद मुतगय्यर और गैर आज़ाद मुतगय्यर यानी स्वतंत्र चल और परतंत्र चल। तो आज़ाद सबसे पहले हम सीखेंगे कि आज़ाद मुतगय्यर किसको कहते हैं। तो आज़ाद मुतगय्यर, जो मुतगय्यर से दूसरे मुतगय्यर पर असर होता है उसे आज़ाद मुतगय्यर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि मसलन बारिश गिरे तो खेती होती है,
तो बारिश गिरे उसके लिए दूसरी अशिया पर तब्दीली आती है। बारिश आज़ाद मुतग़य्यर है और बारिश की वजह से क्या होता है कि पैदावार में इजाफ़ा होता है। तो पैदावार में जो इजाफ़ा है वो क्या कहलाएगा, मेरा गैर मुतग़य्यर कहलाएगा। इसके पहले भी मैंने आपको मिसाल दी थी कि कीमत में इजाफ़ा हो तो मांग में क्या होती है, कमी आती है। कि अगर कोई भी अशिया की कीमत में बढ़ा देती हूँ तो उसकी जो मांग जो बढ़ रही थी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कीमत जो है वो मेरा क्या कहलाएगी, आज़ाद मुतग़य्यर, और मेरी मांग जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, गैर आज़ाद मुतग़य्यर। और ये दोनों की तस्वीरों को तस्वीर हम पेश करना हो तो कैसे पेश करेंगे, ये ख़ास ध्यान से समझें कि आज़ाद मुतग़य्यर को हमेशा हम आड़े ख़त पर यानी कि एक्स महवर पर लिखते हैं, जिसको बोलते हैं गुजराती में स्वतंत्र चल। तो स्वतंत्र चल हमेशा आड़ी यानी कि एक्स महवर के ऊपर होता है। और दूसरा है खड़ा खत, जिसको हम कहेंगे वाई महवर। तो वाई महवर पर कौन होता है, वाई महवर पर आज़ाद मुतग़य्यर को हम रखते हैं। जैसा कि बारिश है, मुल्क है, माह है, साल वगैरह, ये क्या है, एक्स महवर पर आएंगे। जबकि गैर मुतग़य्यर के ऊपर आएगा आबादी, आमदनी, पैदावार, ये सबको मांग, ये तमाम के तमाम को हम किसके ऊपर रखेंगे, गैर मुतग़य्यर यानी कि परतंत्र चल। तो कितने हमारे पास चल है, 2, स्वतंत्र चल અને परतंत्र चल। तो स्वतंत्र चल कया, तो एक्स ऊपर होय छे અને परतंत्र चल कहाँ होय छे, वाय महवर पर यानी कि वाय धरी पर होय छे। अब ये हो गए हमारी 3 बातें हो गई कि काबिल एतमाद के ज़रिए, आज़ाद मुतग़य्यर और गैर मुतग़य्यर, और तीसरा है स्केल नाप। तो स्केल नाप के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो स्केल माप के लिए तादाद की शक्ल में मुनासिब सूरत में तरतीब देने में आती है। स्केल पैमाइश की पसंदगी हम तय करेंगे। पहले हमको देखना पड़ेगा कि मालूमात हमारी कैसी है, लंबी है कि कम है, यानी कि बड़ी है, छोटी है। इसके हिसाब से हम ग्राफ के ऊपर 1 सेंटीमीटर बराबर हम 10 साल या 10 लेंगे। अगर साल होता है तो 10 लेंगे, 5 लेंगे, 5 से भी ले सकते हैं। यानी कि पहले हम 0 रखेंगे और 0 के बाद 10, 20, 30, 40 ऐसा भी रख सकते हैं। या फिर हमारे पास लंबी मालूमात है तो हम 20, 30 ये तमाम के तमाम हम ले सकते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर। इससे आगे बढ़ते जाएंगे तो इसको बोलते हैं स्केल पसंदगी। ये हो गई हमारी 3 बातें। एक तो काबिल एतमाद के ज़रिए, यानी कि जो भी मालूमात हम किसी से लेते हैं तो वो क्या होने चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए, जो सबको मंजूर होए, जो सामने वाले जब आम इंसान को हम समझाएं तो उसकी फ़ौरन समझ में आ जाए। इसके अलावा दूसरा था आज़ाद मुतग़य्यर और गैर मुतग़य्यर, यानी कि स्वतंत्र चल और परतंत्र चल, जिसको हम एक्स महवर पर और वाई महवर पर रखते हैं। इसके बाद हमने बताया स्केल नाप की पसंदगी करना। अब हम देखेंगे आंकड़ीय माहिती ने आकृति के आलेख में रजूआत। अददी खत की तस्वीर के तरसीम में पेशकश। आंकड़ीय माहितीनी आकृति के आलेख में रजूआत, जिसको गुजराती में कहेंगे। तो कोई भी मालूमात यानी कि अददी खत के ऊपर या तस्वीर के ज़रिए हम पेश करते हैं, तरसीम के ज़रिए। अगर कोई मालूमात को तरसीम के ज़रिए हमको पेश करनी है तो किस तरह की तरसीम बनेगी, 3 तरह। नंबर 1 सुतूनी तरसीम, जिसको गुजराती में बोलेंगे स्तंभ आकृति। नंबर 2 करीब करीब की सुतूनी तरसीम, यानी कि पासे पासेनी स्तंभ आकृति। और तीसरी है दायरी तरसीम, यानी कि वृत्तांश आकृति। ये हम तीनों 8वीं जमात में और 9वीं जमात में सीख चुके, ये हमको आती है। लेकिन फिर भी सबसे पहले हम सीखेंगे सुतूनी तरसीम। तो सुतूनी तरसीम यानी कि स्तंभ आकृति किसको कहते हैं। तो मालूमात की सुतूनी तरसीम में कभी भी पेशकश कर सकते हैं तो जब आदत की मालूमात जो हमको दी जाती है, आज़ाद मुतग़य्यर और गैर मुतग़य्यर दोनों एक एक दिए हुए हो तो, कितने दिए हो तो, दोनों एक एक दिए हो तो तब सुतूनी तरसीम बनाई जाती है। मसलन आपको एक मिसाल मैं देती हूँ कि साल, मेरे को देखो यार तस्वीर मैंने आपको बताई है कि साल दिए हैं और पैदावार दिए, यानी कि गेहूँ की पैदावार दिए। तो आज़ाद मुतग़य्यर गेहूँ यानी कि पैदावार और गैर मुतग़य्यर है, तो दोनों की मालूमात मेरे को एक एक मुतग़य्यर है।
1970 और वो कितने टन में है तो 23.8 इस किस्म की मालूमात दी गई हो तो इस पर से सुतूनी तरसीम बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम एक्स मेवर और क्या बनाएंगे वाई मेवर बनाएंगे। देखो बाजू में देखो क्या आलेख मैंने आपको बताया है। तो देखो आड़े खत के ऊपर मैंने क्या बनाया है एक्स मेवर और वाई खत के ऊपर यानी कि वाई मेवर यानी कि खड़े खत पर। तो आड़े खत के ऊपर आज़ाद मुतगैर यानी कि मैंने साल बताए है 1970 से 71, 1980 से 81 और खड़े खत के ऊपर यानी कि वाई मेवर पर मैंने क्या बताया है स्केल नाप 10, 20, 30, 40। देखो मैंने एक स्केल नाप बराबर कितना लिया है 10, 20, 30। अब दूसरी बात यहाँ है कि स्केल नाप कम से कम यहाँ पर देखो कि 23.8 है। कितना है 23.8 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 86.9 है। तो यहाँ मैंने स्केल नाप कितने ले लिया है 10, 20, 30, 40, 50 करके 100 तक ले लिया है। तो ये तमाम के तमाम इस आलेख के अंदर यानी कि इस तरसीम में समा सकते हैं। जबकि एक्स मेवर के ऊपर मैंने साल बताया है 1970 से 1971। तो हर एक साल की मालूमात के लिए मैंने अलग अलग सुतून बनाए और अलग अलग सुतून बनाने के दरमियान में देखो मैंने दो सुतून के दरमियान क्या छोड़िए गैप छोड़ा है। तो दो सुतून के दरमियान जितना गैप हम छोड़ेंगे तो तीसरे सुतून में भी हम उतना ही गैप छोड़ेंगे। तो इसे बोलते हैं क्या सुतूनी तरसीम यानी कि स्तंभ आकृति। क्या बोलेंगे स्तंभ आकृति। इसके बाद है करीब करीब की सुतूनी तरसीम नंबर 2 यानी कि पासे पासेनी सुतूनी तरसीम यानी कि पासे पासेनी स्तंभ आकृति। तो मैं यानी कि क्या होता है कि करीब करीब की सुतूनी तरसीम कब बनेगी कि करीब करीब की सुतूनी तरसीम कब बनाई जाती है। तो इससे हम पहले समझ लें कि कोई भी मालूमात हमको एक दी होए या उससे ज़्यादा दी होए तो तभी हम सुतून यानी कि पासे पासे नहीं यानी कि करीब करीब की तरसीम बना सकते हैं। तो इस पर भी देखो कि मेरे को दिया है कि साल कितने दिए है 1951 साल कितना दिया है 1 दिया है। लेकिन ख्वानदगी क्या दिया है मेरे को मर्द और औरतों की मर्द की भी दिए और औरतों की दिए। इससे पहले हमने सीखा पैदावार के अंदर तो हमको चल कितना दिया था 1 दिया है। लेकिन यहाँ पर चल कितने हैं मेरे पास 2 है। एक तो मर्दों का भी दिया है और दूसरा क्या दिया है औरतों का। यानी कि परतंत्र चल 2 या 2 से ज़्यादा हो तभी हम क्या बनाएंगे करीब करीब की सुतूनी तरसीम बनाएंगे। मसलन गुजरात की हमको दिया है कि गुजरात के अंदर ख्वानदगी का दिया है कि साल 1951 में मर्दों में कितना है 30.17 है और औरतों में 12.79। यानी कि मेरे को चल कितने दिए ले परतंत्र कितने दिए ले स्वतंत्र चल 2 दिए ले। एक तो मर्दों का भी दिया है और औरतों का दिया है। लेकिन मेरे को वाई कितना दिया है सिर्फ 1 दिया है। तो देखो मैंने तस्वीर के अंदर आपको बताया है कि साल मैंने एक्स मेवर पर बताया है तो 1951। तो 1951 21 साल दिया है। लेकिन उसके अंदर मैंने बताया है कि जो मर्दों की जो ख्वानदगी है यानी कि 30.17 है तो उसका मैंने स्तंभ यानी कि सुतून कैसा बनाया है 30 है 30.17 है। यानी कि हमारे पास जो स्केल नाप है आपके पास जो ग्राफ होगा उसके अंदर छोटे छोटे डब्बे होंगे और वो डब्बों के अंदर भी छोटे छोटे और ज़्यादा डब्बे होंगे जिसको हम बोलेंगे 1, 2, 3, 4 में 5। तो 5 बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर 30 है तो मैंने 30 लिया है और 0.17 है तो थोड़ा आगे बढ़ाकर दिया है तो 30 क्या हुआ 30.17 है। इसके बाद कितना है मेरे पास 12.79। तो उसके लिए भी देखो मैंने अलग बनाया है स्तंभ यानी कि सुतून अलग बनाया है। लेकिन जब भी हम सुतून बनाएंगे तो मर्द का सुतून की हम जो डिज़ाइन देंगे वो अलग देंगे और जो औरतों के जो बताया है सुतून उसकी डिज़ाइन हम कैसे देंगे अलग देंगे कि सामने वाले को समझ पड़े कि 1951 में मर्दों के अंदर जो ख्वानदगी है कि ना ख्वानदगी है कि बीमारी है कोई भी हो तो उसकी जो हमने बताया है वो कैसी है डिज़ाइन अलग है। और जो औरतों में बताई गई है डिज़ाइन औरतों के सुतून के अंदर जो डिज़ाइन बनाई गई है वो अलग है। तो ये डिज़ाइन हमको बनाना ज़रूरी है जिसके नतीजे में हम सामने वाले को आसानी से समझा सकें।
अब इसके बाद हम देखेंगे वृत्तांश साकृति यानी कि डायरी तरसीम। तो डायरी तरसीम हम 8वीं जमात में सीख चुके हैं, जिसको हम 360 से इसका ज़ाब्ते से हम हल करते थे अंश के साथ। तो जब कोई भी मालूमात उसके ज़िम्मी हिस्सों की मालूमात हो तब डायरी शक्ल के ज़रिए हम मालूमात पेश कर सकते हैं। यानी कि हमारे को जो दायरा दिया है, ये पूरा जो दायरा है ये तरसीम यानी कि एक ही दायरा है, लेकिन इसके अंदर जो पूरा के पूरा जो दायरा है इसमें जो हिस्से बनाए जाते हैं वो कोई बात या जो मालूमात है जो अलग अलग हिस्सों में होती है उसके हिस्से बनाकर हम उसकी पेशकश कर सकते हैं। मसलन मैंने यहाँ पर आपको दिया है कि 3 शोबे मैंने आपको बताए हैं, ज़राती शोबा, सनती शोबा और खिदमती शोबा। ये तीनों के मैंने फीसदी बताई है 13.9, 26.2 और खिदमत के 59.9। अब इसके बाद मैंने बताया है कि एक ही दायरा है, लेकिन वो दायरे के अंदर मैंने कितने हिस्से बनाए हैं, 3 हिस्से बनाए हैं और तीनों को पेश किया है। लेकिन हमारे 11वीं जमात के अंदर ये डायरी तस्वीर नहीं आती है। ये डायरी तस्वीर आपको आएगी 10वीं में, तो इसका हम बहुत जिक्र नहीं करते। अब ये तो हो गया कि हमने तरसीम के बारे में जान ली कि तरसीम 3 तरीक़े से बन सकते हैं। अब मासियात के मजमून की अहमियत यानी कि अर्थशास्त्र विषयनो महत्व, यानी कि मासियात में इस मजमून की क्या अहमियत है। तो इसके लिए 3 हमारे पास है, अमली अहमियत, बैनुल अक़वामी हादसात और तारीख़ी हादसात। ये 3 वजह से हम 3 की वजह से हम मासियात की अहमियत को जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अमली अहमियत। तो हमारे आसपास जो हादसे होते हैं, अमली अहमियत यानी कि तो हमारे आसपास जो भी हादसे होते हैं उसके बड़े हमारे ऊपर क्या असर होता है, मुल्क का इस पर क्या असर होता है, उसे जानने के और समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे अवामी हादसा। तो दुनिया में बहुत से ममालिक है, इन तमाम ममालिक में बहुत से हादसे होते हैं। उन हादसों की वजह से हमारे मुल्क के माशी निज़ाम पर इसका क्या असर होता है, मासियात की वजह से हम इसको जान सकते हैं। मसलन अमेरिका किस लिए सुपर पावर है, पेट्रोल के भाव में क्यों तब्दीली होती है, कौन सा ममालिक जमहूरियत रखता है, भारत क्यों मुश्तरका निज़ाम को अपनाया है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसे आसानी से हम जान सकते हैं। दूसरा, दीगर के दुनिया ममालिक में मंदी क्यों आती है, इस मंदी का असर हमारे भारत पर क्या होता है। तो ये तमाम के तमाम जो बातें हैं ये बैनुल अक़वामी है, इसका असर हमारे माशी निज़ाम पर कैसा होता है इसको हम आसानी से किसकी वजह से जान सकते हैं, मासियात की बिना पर हम आसानी से जान सकते हैं। इसके अलावा आएगा तारीख़ी हादसा, ऐतिहासिक घटना। तो तारीख़ी हादसा यानी कि माजी में जो होने वाले हादसा है जिसके लिए हमारे हाल की ज़िंदगी में उसका क्या असर होता है। तो माजी में ये हादसे क्यों बने थे, इन हादसों की वजह से इसका असर मुल्क के निज़ाम पर और लोगों पर क्या हुआ, हम ये मासियात की मदद से आसानी से जान सकते हैं। मसलन भारत का एक तारीख़ी हादसा है कि अंग्रेज़ों का भारत में आना, बैरूनी ममालिक तो क्यों आए भारत में, तो बैरूनी ममालिक में मरी मसाला यानी कि तेजाना, मलमल ये वगैरह तमाम का ज़ख़ीरा कम होने की वजह से उसके भाव वहाँ पर क्या हो गए थे, भाव में इजाफ़ा हो गया। इसलिए अंग्रेज़ों ने उसकी तलाश के लिए भारत के अंदर तिजारत करने के गर्ज से ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी और इस ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखकर लगभग उन्होंने हमारे पास 200 साल तक भारत के ऊपर हुकूमत करी। और अंग्रेज़ों की इस्तेहाली पॉलिसी की वजह से भारत को क्या हुआ कि भारत की सनतें, उसकी खिदमती शोबे बहुत क्या हो गए, हालत उसकी ख़राब हो गई और नतीजन भारत में क्या हुआ, बेरोज़गारी में कमी आ गई और मुल्क में तरतीबी बेरोज़गारी आ गई, आबादी में इजाफा हो गया। ये तमाम के तमाम मसले कैसे पैदा हो गए, तेज़ी से पैदा हो गए और इसके लिए लोगों ने अंग्रेज़ों की मुखालिफत की और फिर हमारा देश क्या हो गया, आज़ाद हो गया। लेकिन आज़ाद तो हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों की जो इस्तेहाली पॉलिसी की वजह से हमारे मुल्क का जो माशी निज़ाम था जो पहले से ही क्या था, नीचे आ गया था, जो दूसरे ममालिक के माशी निज़ाम से क्या हो गया, वो पीछे हो गया। तो माजी के ये हादसे क्यों बने, इसका असर क्या हुआ, इसको आसानी से हम मासियात के मजमून के ज़रिए समझ सकते हैं।
चलो ये तो हो गया कि मासियत के मजमून का अहमियत। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आर्थिक महत्व यानी कि इक्तिसादी अहमियत। क्या देखेंगे? गुजराती में बोलते हैं इसे आर्थिक महत्व इक्तिसादी अहमियत। तो मासियत की अहमियत क्या है? तो इसकी 3 बातों के ऊपर मुनहसिर है कि रोज़मर्रा की इनफरादी नतीजे के लिए भी मासियत की अहमियत है। नंबर 2, सरकार की पॉलिसी को समझने के लिए भी मासियत की अहमियत है। और नंबर 3, पेशावरी अहमियत के लिए भी मासियत की अहमियत है। यानी कि रोज़मर्रा यानी कि रोज़ बरोजના વ્યક્તિગત નિર્ણયો માટે સરકારની નીતિઓને સમજવા માટે અને तीसरा है व्यवसायिक महत्व માટે यानी कि पेशावरी जो हम काम धंधा कारोबार करते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रोज़ बरोज़नी यानी व्यक्तिगत यानी कि रोज़मर्रा की इनफरादी नतीजे के लिए मासियत क्या अहमियत रखता है। तो मासियत रोज़ बरोज़ की यानी कि जानकारी हासिल करने के लिए मासियत की तालीम बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ बरोज़ की जो ख़रीदी होती है, फ़रोख्त होती है, कौन से शोबे में सरमाया रोका जाए, कौन से शोबे में से वापस लिया जाए, कौन सा सनद छोटी है, कौन सी बड़ी है, किसके कौन सी शरत में हम पैसे को डालें, जो नतीजा है ये तमाम मासियत की वजह से हम जान सकते हैं। ख़ास मुख्तसर कहे तो घर से लेकर सरकार तक के जो भी नतीजे होते हैं, जो भी नतीजे लिए जाते हैं, उसके अंदर मासियत की तालीम बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आएगा सरकार की पॉलिसी। तो ममालिक के असर करने वाले मासी हालात को पेश करते वक्त उसकी पॉलिसी पेश करते हैं और उसे मुसलसल तब्दील करते हैं। ये तमाम पॉलिसी की वजह से लोगों की आम जिंदगी पर इसका क्या असर होता है। कई बार सरकार महसूल की पॉलिसी में तब्दीली लाती है। मसलन हम देखेंगे कि 2017 में सरकार ने GST दाखिल कर दिया, तो इसका असर क्या हुआ, पूरे देश के ऊपर हुआ। महसूल निकाला, इसलिए ज़्यादातर जो व्यापारी थे उनको महसूल पर भरना ऑनलाइन कैसे भरा जाए, उसे क्या करना है, कैसे करना है, किसी को इसके ऊपर सबने इसकी मुखालिफत भी की। इसके अलावा सरकार ने नोटबंदी की, जिसकी वजह से आम इंसान को ज़िंदगी पर इसका बहुत बड़ा गहरा असर हुआ। तो ये तमाम जानकारी हासिल करने के लिए मासियत बहुत ही अहमियत रखता है। मसलन मुल्क की तरक्की के लिए, फिर पैदावार की पॉलिसी के लिए, कौमी आमदनी के लिए, उसूल में तब्दीली लाने के लिए, ये तमाम के तमाम ये बातें हम आसानी से मासियत के ज़रिए जान सकते हैं। अब इसके बाद है कारोबार की अहमियत। तो कारोबार की अहमियत में मासियत क्या अहमियत रखता है? तो जितने भी लोग हैं वो कारोबार से जुड़े होते हैं, तो लोगों की बातों के अंदर कितने 4 बातों से वो जुड़े होते हैं। एक तो आमदनी, दूसरा खर्च, तीसरा मांग और चौथा है फराहमी। ये 4 बातों के अंदर तमाम के तमाम लोग जुड़े होते हैं और ये तमाम को तमाम ये 4 बातों के अंदर के कितनी आमदनी आ सकती है, कौन सी सनद के अंदर, कौन से कारोबार के अंदर हमको कितना खर्च जाएगा, हमको मज़दूरों को कितने पैसे देने आएंगे, उसकी बाज़ार के अंदर मांग कितनी है, हमको उसके अंदर ज़ख़ीरा करना है या नहीं करना है, हमारे पास कितना ज़ख़ीरा है, कितनी फराहमी है, हम लोगों को कितना पहुंचाएंगे, इससे हमको कितना फ़ायदा है, हमको इसका महसूल कितना देना है। ये तमाम के तमाम बातें जो है कारोबार से लगने वाली है। तो कारोबार से जितनी भी लगने वाली बातें हैं, तो उसकी अहमियत जानने के लिए भी जो मासियत है यानी कि जो आर्थिक महत्व है वो बहुत ही अहमियत रखता है। तो यहाँ पर जो था हमारा चैप्टर यानी कि 1 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसके बाद क्या इसमें हम चेक करेंगे, नंबर 2 लेसन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके सवाल के जवाब PDF कर दूंगी, तो आपको इसको नोट में उतारने हैं और मुझे अपनी नोट पूरी के पूरी कंप्लीट चाहिए। आपकी किताब जो है वो गुजराती में है, इसलिए आपको उर्दू के सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं खुद आपको सवाल के जवाब PDF करके भेजूंगी, तो आपको इसे अपने नोट में उतारने हैं और हर बच्चा अपनी नोट कंप्लीट रखेगा।